हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपन फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से अपन ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1929 पे चर्चा कर ली है। उसके बाद अपन लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप पे चर्चा की और आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो एलपीजी पे रहेगा। छोटा टॉपिक है, शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन अच्छा है और इसमें से क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। 3-4 जो क्वेश्चन है उसका रेशियो इस टॉपिक से रहता है और एग्ज़ाम में हर बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ जाता है और इको में भी आ जाता है, तो अपन इसको पढ़ते हैं आज। तो दोस्तों चलिए अपन बात करते हैं एलपीजी। एलपीजी मीन्स क्या होता है? एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट रूप में इनका परिचय दे देती हूँ, उसके बाद अपन इनकी डिटेल बात करेंगे। देखिए, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, क्योंकि अपने जो स्वतंत्रता से पूर्व अपना जो देश था उसमें जो व्यापार के जो नियम थे वो बहुत कठोर थे और बहुत सारे ऐसे जो नियम थे जो देश की इकोनॉमी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो उस आधार पर लिबरलाइजेशन की जो अवधारणा है वो अपने देश में शुरू की गई। इसमें जो विदेशी जो व्यापार थे या अन्य देशों के साथ अपने जो व्यापार जो लेन देन होते थे उसके जो कठोर नियम थे उनमें उदारता लाई गई। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि भाई आप जैसे कोई भी व्यापार है, उद्योग है, कंपनी है, उसका स्वामित्व और संचालन अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में देते हो, क्योंकि सारी चीज़ें उस टाइम पब्लिक थी, यानी कि सरकार के पास थी, गवर्नमेंट थी। अगर आप उस कंपनी का संचालन या उस कंपनी का जो स्वामित्व है वो अगर आप निजी लोगों को हाथ में देते हो या उनको कार्य करने का मौका देते हो तो वो आपका क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। एक देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, जिससे अपन क्या है कि जो अपना व्यापार है उसको आसानी से अपन आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये अवधारणा लाएगी। तीनों ही अवधारणाएं इंपॉर्टेंट अवधारणाएं हैं, तो चलिए इन पे अपन डिटेल चर्चा करते हैं। तो अपना टॉपिक रहेगा उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, भारत में आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति 1991 में। ये पहले किया अभी तो इसमें सुधार हुआ थोड़ा। और देखिए, लिबरलाइजेशन, एलपीजी, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलिए बात करते हैं। पहले इनका शॉर्ट परिचय होगा, फिर इनके एक एक अपन कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। तो देखिए, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनका क्या आशय है, इनके बारे में आप कैसे समझते हो? उसका मतलब एक जो बेसिक अर्थ होता है ना वो अर्थ यहाँ पे समझाया गया है। तो देखिए, इसमें कहा निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण का आशय उद्योगों का स्वामित्व में प्रबंध पूर्ण या आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को सौंपकर उन्हें छूट प्रदान करना। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन आई है ना, 3 लाइन, इन तीनों लाइन में इन तीनों शब्दों का अर्थ है। अब देखते हैं कौन से शब्द का कहाँ पर अर्थ है। तो देखिए, स्वामित्व और प्रबंध पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को सौंपना, ये तो होगा प्राइवेटाइजेशन का। यहाँ तक तो ठीक है, मतलब यहाँ तक आप बोल सकते हो। ये जो अर्थ है ये अपना प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का। फिर बोला उन्हें छूट प्रदान करना। छूट प्रदान करना ये किस में आ जाएगा? आपका उदारीकरण में। तथा स्वदेशी और विदेशी निजी क्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था के द्वार खोलना। और ये देखो, ये थर्ड आ गया कि स्वदेशी और विदेशी निजी क्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था के द्वार खोलना, ये किस में आ जाएगा? अपना वैश्वीकरण में। ठीक है दोस्तों, ये तो इनका तीनों का क्या है? सामान्य अर्थ है, जिससे अपन कॉन्सेप्ट को क्या है अच्छे से डिटेल समझ सके। तो इसका सामान्य अर्थ अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो निजीकरण का हो गया स्वामित्व प्रबंध पूर्ण या आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को सौंपना, तो क्या है? निजीकरण। और उन्हें छूट प्रदान करना क्या है? उदारीकरण। और बोल रहे एक स्वदेशी या विदेशी जो निजी क्षेत्र हैं उनके लिए अर्थव्यवस्था की द्वार खोलना क्या कहलाएगा? वैश्वीकरण। मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना आपका क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। अब देखिए, कुछ नोट में कुछ बातें लिखी हुई हैं। इसमें है पहला, विश्व स्तर पर वैश्वीकरण की नीति में क्रियान्वयन के कारण भारत में भी नई आर्थिक औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। भाई, विश्व स्तर पर क्या हुआ? जैसे वैश्वीकरण की नीति का क्रियान्वयन हुआ, क्रियान्वयन होने के कारण भारत में भी नई औद्योगिक नीति की उस टाइम क्या की गई? घोषणा। फिर भारत में आर्थिक सुधार उदारीकरण का दौर जुलाई 1991 से प्रारंभ हुआ। पूछ ले आपसे कि भारत में आर्थिक सुधार और उदारीकरण का दौर कब से शुरू हुआ? तो जुलाई 1991 से शुरू हुआ। फिर बात करते हैं, दुनिया के अधिकांश देशों ने उदारीकरण की नीति को स्वीकार कर लिया तथा वे आर्थिक विकास की दौड़ में शामिल हो गए।
भाई जो दुनिया के जो अधिकांश देश थे वो अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते थे, अपने देश का विकास करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो उदारीकरण की जो नीति आई उसको स्वीकार कर लिया और वे आर्थिक विकास की दौड़ में क्या हो गए, शामिल हो गए। भारत संपूर्ण विश्व को अपने ही कुटुंब के रूप में देखता है। भारत की ये हमेशा से क्या एक अवधारणा रही है कि वो संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब के रूप में देखता है, कुटुंब के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है। तो जो भारत है वो विश्व को एक कुटुंब के रूप में स्वीकार करता है तथा अपेक्षा रखता है कि सभी राष्ट्र संयोग एवं प्रेम से रहिए। अपने क्या एक अपने देश की एक खास बात रही है, अच्छी बात रही है कि अपन सभी देशों के साथ कुटुंब के रूप में रहते हैं, उनके साथ कुटुंब के रूप में रिश्ते रखते हैं। मतलब कुटुंब का मतलब यहाँ पर होता है एक अपने पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता है, कार्य करता है, तो वो अपना कुटुंब है। ठीक है। तो अपने देश की हमेशा से अपेक्षा रही कि वो अन्य देशों के साथ भी संयोग और प्रेम से रहे, इसलिए भारत वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की दौड़ में शामिल हो गया। तो भारत ने भी क्या है कि इस अवधारणा को यानी वैश्वीकरण की, उदारीकरण और निजीकरण की दौड़ में शामिल हो गया। भी अन्य देश इसमें क्या धीरे धीरे शामिल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा रही थी, कुछ देशों की हालत सही नहीं थी, कुछ देश उस ही समय आज़ाद हुए थे और इस कारण से लोगों ने अपने देश का विकास करने के लिए या वहाँ के जो देश हैं वो अपने को अन्य देशों के साथ जोड़ने के लिए, इकोनॉमी का डेवलपमेंट करने के लिए सभी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की जो नीतियाँ उनको अपनाने लग गए। तो अपना जो देश है उन्होंने भी एक कुटुंब के रूप में पूरे विश्व को मानते हुए और सभी राष्ट्रों के सहयोग और प्रेम को आपस में समझते हुए, उनको जोड़ते हुए और वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की दौड़ में वो भी अपने देश भी शामिल हो गए। यानी उन्होंने भी ये तीनों अवधारणाएं अपना ली। ठीक है। अब बात करते हैं कि नई नीति की घोषणा, यानी नई नीति की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, सरकार के उद्योग राज्य मंत्री श्री पीजे कुरियन है, सॉरी कुरियन है। ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये कर लेना इसको। कुरियन द्वारा संसद में 24 जुलाई 1991 में की गई। ठीक है। तो उस समय 1991 में जो ये अपनी अवधारणा है, उस समय की बात हो रही है कि उस समय कौन प्रधानमंत्री थे और किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई। ठीक है। तो उस समय जो अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, श्री पीवी नरसिम्हा राव सरकार, यानी पूछ लें आपसे 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये कौन थे, अपने श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, उनकी सरकार थी। और उनके उद्योग राज्य मंत्री थे, उद्योग राज्य मंत्री थे, उनका क्या नाम था, मैन तो उन्हीं का नाम अपने को याद रखना है, श्री पीजे कुरियन। ठीक है। तो पीजी जो कुरियन थे उनके द्वारा संसद में 24 जुलाई 1991 में इसकी घोषणा की गई। ठीक है। यानी 24 जुलाई 1991 से ये अपनी नीतियाँ अपनाई गई और इनके बारे में चर्चा की गई संसद में। ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। ये देखिए, ये अपना लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। अब देखिए, चलिए बात करते हैं। 20वीं सदी के अंतिम दशक के प्रारंभ में भारतीय अर्थव्यवस्था के गहरे संकट के दौर से गुजर रही थी। मैं 20वीं सदी का जो दौर था उस समय जो अंतिम जो दशक था उसके प्रारंभ में भारतीय अर्थव्यवस्था भी क्या है, गहरे संकट से गुजर रही थी। मतलब गहरे संकट से गुजर रही थी, अपने भी अर्थव्यवस्था पे गहरा संकट आया हुआ था। उस समय विदेशी मुद्रा भंडार अपने न्यूनतम स्तर पर था और अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो एकदम न्यूनतम स्तर पर चला गया था। इस भंडार में लगभग 1 अरब डॉलर या 23 करोड़ रुपए रह गए थे। अब इसमें जो अपने भंडार में जो कोष शेष बचा था वो सिर्फ और सिर्फ 1 अरब डॉलर या 23 करोड़ रुपए ही रह गए थे, ज़्यादा नहीं था। मतलब इससे अपने देश का काम चलने वाला नहीं था, जो केवल मात्र 2 सप्ताह के आयातों को ही व्यवस्था कर सकता था। मतलब अपने पास इतना ही विदेशी भंडार था जिससे केवल अपने 2 सप्ताह का यानी 14 दिन के लिए अपन दूसरे देशों से क्या कर सकते थे, आयात कर सकते थे। मतलब अपनी ये सिचुएशन उस टाइम थी, 20वीं सदी के प्रारंभ में बता रहे हैं। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से विश्वास डगमगाया और इस कारण से क्या हुआ, जो दुनिया थी उसका भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उससे क्या हो गया, विश्वास डगमगा गया। भाई सीधी सी बात है, देखो किसी की अगर अर्थव्यवस्था गिर जाती है या किसी की कंडीशन गिर जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उस व्यक्ति पर या उस देश पर अन्य जो देश हैं दुनिया, उनका विश्वास क्या डगमगा जाता है, वो विश्वास नहीं करते हैं, उनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करते हैं। तो यही अपने देश के साथ हुआ। तो दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था से विश्वास डगमगाया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से उनका क्या हो गया, विश्वास उठ गया। देश में
राजनीतिक अनिश्चितता के कारण, और उस टाइम अपने यहाँ पर राजनीतिक क्या चल रही थी, अनिश्चितता, मतलब राजनीतिक जो स्थिति थी अपने देश में वो ठीक नहीं थी। तो वर्ष 1991-92 का बजट निर्धारित समय पर, यानी कि सरकारी अनिश्चितता के कारण, राजनीतिक अनिश्चितता के कारण 1991-92 का बजट जो था वो जिस समय पारित होना चाहिए था उस समय पारित नहीं हुआ। फरवरी 1991 में प्रस्तुत नहीं किया जा सका, और फरवरी 1991 में क्या उसे प्रस्तुत करना था, क्योंकि जो बजट होता है वो फरवरी 1992 में अपना पेश करना था, यानी अपना जो बजट पेश होता है वो फरवरी माह में होता है। तो उस समय ये क्या 91 में पेश करना था, परंतु ये क्या प्रस्तुत नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजनीतिक अनिश्चितता चल रही थी, तो उससे यहाँ पर बजट में भी तो नुकसान होना ही था। वो जिस तय समय पे प्रस्तुत होना था उस समय पे ये प्रस्तुत नहीं हो पाया। मुद्रास्फीति की दर भी लगभग कितने प्रतिशत चली गई थी, लगभग 17% की चरम सीमा पे चली गई थी। मतलब यहाँ पर क्या महंगाई ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तब पहुँच गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना भी समय पर प्रारंभ नहीं की जा सकी। भाई बजट ही पेश ही नहीं हुआ, देश की अर्थव्यवस्था ही डगमगाई हुई है, तो फिर पंचवर्षीय योजना कहाँ से चलेंगे। ठीक है, तो उस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो वो भी समय से प्रारंभ नहीं की जा सकी। फिर आगे है, विदेश में भारत की साख घटने लगी थी, और इससे क्या है कि साख तो देखो घटनी है। क्यों घटनी है? क्योंकि अब देश के पास क्या है कि विदेशी मुद्रा भंडार भी नहीं है, और अपनी इकोनॉमी भी धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो इससे भारत की जो साख है वो विदेशों में, दुनिया के सामने घटने लग गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास कम होने लगा, और लोगों का जो विश्वास है वो अपनी अर्थव्यवस्था में, क्या दुनिया का विश्वास अपनी अर्थव्यवस्था से उठने लग गया। होने के कारण, मतलब विश्वास कम होने के कारण परिणाम स्वरूप भारतीय अपनी जमाई यहाँ से निकालने लगी। प्रवासी भारतीय, मतलब प्रवासी का मतलब जो विदेशी लोग जिन्होंने अपने यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को लगा रखा था, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए, डगमगाती अर्थव्यवस्था को देखते हुए यहाँ से पैसा निकालने लग गए। इससे अपने देश की अर्थव्यवस्था पर और बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा साम्यवादी देशों में भी अर्थव्यवस्थाएं बाजार उन्मुख होने लगी, और जो साम्यवादी देश थे उनमें अर्थव्यवस्थाएं कैसे होने लगी, बाजार की तरफ उन्मुख होने लगी। एक प्रकार से विश्व में बाजारीकरण व निजीकरण की हवा चल पड़ी थी। और अब विश्व में क्या कॉन्सेप्ट नया आ गया था, निजीकरण और बाजारीकरण। मतलब निजीकरण यानी कि जो प्रबंध और संचालन है वो निजी हाथों में सौंपना, यानी कि निजी लोगों को देना, सरकार से निजी लोगों तक उसका हस्तांतरण करना। परिणामतः है उस परिस्थिति के दौर पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं ने उदारीकरण और वैश्वीकरण अपनाने की शर्त पर ही ऋण एवं सहायता प्रदान करने की स्वीकृति की। अब अपने सामने ये कंडीशन आ गई कि अपन विदेशों से ऋण भी नहीं ले सकते थे। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं थी, उनसे अपन क्या लोन भी नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी कहा कि भाई उन्हीं लोगों को लोन देंगे जो उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति को अपनाएंगे। उन्होंने ये शर्त रख दी, और अपन ने ये शर्त अपना नहीं रखी थी, अवधारणा अपने देश में यहाँ पे प्रचलन में नहीं थी, तो ये शर्त रख दी। तो ये अपने के लिए क्या हो गई, एक मजबूरी हो गई इसको अपनाना। ठीक है, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी के साथ साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें विदेशी विनिमय भंडार में कमी हो गई, ये चीज़ अपन ने देख ली, और साथ ही साथ आयात में वृद्धि। अब क्योंकि चीज़ें पैसे तो कम हो रहे हैं, और अपने कुछ चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उस टाइम अपना देश आज़ाद हुए ज़्यादा साल नहीं हुए थे, तो इतना अपने इकोनॉमी का डेवलपमेंट में नहीं हुआ था, तो आयात में वृद्धि हो गई, और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। और मुद्रास्फीति क्या ज़्यादा हो रखी थी, तो इससे भी समस्याएं आ रखी थी, जिसके कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के समाधान हेतु विश्व के तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने सहायता मांगने पर उनके दबाव के कारण अब अपन क्या है कि IMF से क्या लेना चाहते थे, क्योंकि ये इंटरनेशनल संस्था थी जो अपने को लोन वगैरह दे सकती थी, अपनी सहायता कर सकती थी। लेकिन इसने भी क्या शर्त रख दी, अगर भाई आप वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को अगर अपनाते हो तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं, वरना हम भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। तो उनके दबाव के कारण अपने को क्या करना पड़ा, सरकार को 1991 में अपनी नीतियों में संशोधन करना पड़ा। पहले अपने यहाँ पे ये नीतियाँ नहीं थी, लेकिन अपनी जो स्थिति, उस समय की जो स्थिति थी अर्थव्यवस्था की, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही थी, उसको बचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ा, इन अवधारणाओं को अपने अपनाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ से क्या इसकी शुरुआत हुई है, अपने को वैश्विक इसका चल रहा है, वैसे वही किस तरीके से शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई, क्या कारण थे निजीकरण और इनको अपनाने के। चलिए आगे, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना एवं, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना एवं विश्व स्तर पर, यानी कि विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, विश्व स्तर पर वैश्वीकरण की नीति।
वैश्वीकरण की नीति अपनाए जाने के कारण भारत सरीखे कई राष्ट्रों में निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का दौर आर्थिक सुधारों के साथ 1990 के पश्चात तेजी से प्रारंभ हुआ भाई, क्योंकि ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये कुछ देशों ने तो 1990 से शुरू कर लिया था और अपने को अपनाते अपनाते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया। और भारत में भी ये क्या 1991 में अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण की नीति से जोड़ने के लिए भारत की आर्थिक नीति में व्यापक परिवर्तन कर आर्थिक सुधार विभिन्न क्षेत्रों में किए गए। और अपने भी क्या है, इस पे 1901 साल तो लग ही गया कम से कम अपनाते हुए। तो 1991 में आते आते हुए अपन ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तो फिर कहा कि आर्थिक सुधार के विभिन्न क्षेत्रों में दुर्गति से किए गए इसके प्रभाव अर्थव्यवस्था विभिन्न रूपों में सामने आए। ठीक है, तो ऐसे करते करते ऐसी कंडीशन आ गई कि 1991 तक अपने को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, इसमें सुधार करने के लिए अपने को भी ये अवधारणाएं स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है, अब है निजीकरण, जिसमें अपन पहला टॉपिक अपना रहेगा निजीकरण। तो आज अपन इतनी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो चर्चा है वो आगे की वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आप वीडियो को देख लेना। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू बात करते हैं इस पे कल। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।